अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, काइनेजोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ अबाउट मसल स्ट्रेंथ। ठीक है, और मसल स्ट्रेंथ हमें पता है ज़रूरी क्यों होती है। ठीक है, आपको एक बात पता होगी कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जब भी एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म होती है तो हम लोगों ने एक्टिव मूवमेंट की डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी, दीज मूवमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। तो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी एरिया जिसको भी हम जो भी मसल उस वक्त मूव हो रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो। अगर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो ही एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिव मूवमेंट जो है ना वो अच्छी तरह से परफॉर्म होगी। एक बात आगे जाके हम पढ़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जितनी ज़्यादा हम कहते हैं कि मसल की पावर है वो डिपेंड कर रही होती है कि कितने ज़्यादा मोटर यूनिट उस वक्त जो है ना उसके अंदर एक्टिवेटेड है। जितने ज़्यादा मोटर यूनिट एक्टिवेटेड है, जितने ज़्यादा उसके अंदर मसल फाइबर एक्टिवेटेड है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी, उतनी ही अच्छी उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देख लिया जो कि उसने पहले पैराग्राफ में थोड़ी सी इसकी बात की हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कि स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या होते हैं। हम सबको ना मसल का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर पता है, हमें पता है मायोफिलामेंट्स होते हैं, मायोफिब्रिल्स होते हैं, फिर हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल पढ़ा, फिर मसल फाइबर्स होता है, फिर एक शीट होती है, सार्कोमियर। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं जिसको यहाँ पर डिस्कस करने की कोई वजह नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं और नई बुक में उसने इतना डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर जो मेन बात है वो कहते हैं कि कुछ फाइबर्स हमारे पास रेड फाइबर्स होती हैं और कुछ हमारे पास वाइट फाइबर्स होते हैं। अच्छा, रेड फाइबर्स क्या होते हैं? जिनकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, दे आर रिच इन ब्लड सप्लाई। जबकि जो हमारे पास जो वाइट फाइबर्स होते हैं दे आर पेलर, इसका मतलब है इनकी जो ब्लड सप्लाई है वो इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास रेड फाइबर्स होते हैं ये ऐसे फाइबर्स होते हैं, ये इनका जो एक्शन होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। मतलब कि सिग्नल आएंगे तो ये थोड़ा सा स्लो वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये स्लो एक्टिवेट होंगे, लेकिन जो इनके कॉन्ट्रैक्शन जो ये प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे पास एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है ना वो रहेगी। जाहिर सी बात है, अगर एक मसल स्लो एक्टिवेट हो रहा है और वो ज़्यादा टाइम के लिए अपनी कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन कर पा रहा है तो रीज़न हो सकता है कि उसके अंदर वो इतनी ज़्यादा फटीग नहीं हो रहा। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर वो फटीग हो जाएगा वो कैसे मेंटेन कर पाएगा? तो वो इसके अंदर फटीग नहीं हो रहा, और फटीग ना होने की वजह इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं और इनकी जो ब्लड सप्लाई है वो रिच होती है, इसी वजह से रेड फाइबर्स इतने जल्दी फटीग नहीं होते। ठीक है, और इसकी जो एक एग्जांपल है वो कहते हैं कि जो सोलियस मसल है उसके अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ द रेड फाइबर्स मौजूद होते हैं। सोलियस हमें पता है कि काफ मसल्स है, काफ सोलियस गैस्ट्रोनीमियस हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, बैक ऑफ द लेग के मसल्स हैं। जो सोलियस मसल हम सबको पता है कि ये क्या करता है, पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। किसको मेंटेन करने में हेल्प करता है? पोस्चर को। तो जब जाहिर सी बात है अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं तो पोस्चर को मेंटेन करना तो एक बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो है ना वो सोलियस इसके अंदर एक्टिवेट रह सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ वाइट फाइबर्स होते हैं। वाइट फाइबर्स हमारे पास पेलर होते हैं और इनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, रैपिड मूवमेंट करते हैं। रैपिड मूवमेंट करने की वजह से ये जल्दी फटीग हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये मूवमेंट को जो है ना वो प्रोलॉन्ग मेंटेन नहीं कर पाते। एग्जांपल उसने हमें गैस्ट्रोसिनीमियस की दिया। गैस्ट्रोसिनीमियस ऐसा मसल है जो जंपिंग एक्शन जब हो रहा होता है ना तब ये मसल एक्टिवेट होता है। और ऑब्वियसली हम सबको पता है जंपिंग के दौरान कोई भी बंदा जल्दी थक जाता है तो गैस्ट्रोसिनीमियस उसका काम कर रहा होता है, जो कि इसी वजह से जो कि इसकी प्रॉपर्टी वाइट मसल होने की वजह से ये जल्दी जो है ना वो फटीग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पर जब आप लोग ये पढ़ लेते हैं आपको यहाँ पर जो है ना वाइट और रेड फाइबर्स के दरमियान डिफरेंस पता चल जाता है। ये थोड़ा सा उसने स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो है ना गैस्ट्रोसिनीमियस के बारे में भी उसने जो एग्जांपल दी सोलियस और गैस्ट्रोसिनीमियस की, और फिर उसने कहा कि मसल फाइबर्स के अटैचमेंट बोन के साथ किस तरह हुई होती है। अच्छा, ये बात भी हम सबको पता है कि एक ओरिजिन होता है, एक इंजर्शन होता है। ओरिजिन इसका अपर प्रॉक्सिमल एंड होता है जहाँ से उसकी जो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट होती है, ठीक है, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। जो डिस्टल अटैचमेंट होती है उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं? दिस इज इंजर्शन। ठीक है, तो ये बात जो है ना वो बहुत ही आसान सी है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिखा क्यों है उसके एक रीज़न ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है कि होता क्या है, नॉर्मली जब मूवमेंट्स परफॉर्म हो रही होती है कि जो उसके अंदर जो ओरिजिन होता है ना, प्रॉक्सिमल एंड होता है, वो हमेशा फिक्स्ड होता है। अगर हम खुद भी मूवमेंट परफॉर्म करा रहे होते हैं पैसिवली भी तो हम ऊपर जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसको जो है ना हम फिक्सेट करते हैं और फिर ही जाकर कोई मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये बात हम सबको पता है। लेकिन कुछ और अब जो हमारा इंजर्शन होता है ये मूवेबल होता है, इसके ऊपर तमाम के तमाम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर कंसंट्रेट हुई होती है और यहाँ पर ही कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है। एक्टिवली इंजर्शन जो है ना वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, ये बात तो आप सबको पता होगी। ठीक है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब रिवर्स ओरिजिन इंसर्शन से क्या मुराद है कि नॉर्मली जो हमने कहा कि ओरिजिन जो है ना वो हमारे पास फिक्सेट होता है और जो हमारे पास इंसर्शन है वो मूवेबल होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ बातें मूवमेंट्स ऐसी होती है जिसके अंदर रिवर्स ओरिजिन इंसर्शन होता है, यानी जो हमारा इंसर्शन होता है वो यहाँ पर क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, जबकि ओरिजिन पर मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, ये एक बात जो है ना ये थोड़ी सी यहाँ पर समझने वाली है। ठीक है, अब इसकी एक मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ जो कि थेरेप्यूटिक्स में हमने पढ़ी थी। उसने कहा था कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी हम मूवमेंट परफॉर्म करा रहे होते हैं
तो हम पेशेंट को कहते हैं कि जी वो अपना जो है ना वो प्रॉक्सिमल एंड स्टेबलाइज कर, जब हम खुद करा रहे होते हैं प्रॉक्सिमल एंड को स्टेबलाइज करा रहे होते हैं, लेकिन जब पेशेंट जो है ना वो होम मूवमेंट कर रहा होता है तो हम डिस्टल एंड स्टेबलाइज कराते हैं। जैसे उसने बहुत एक अच्छी एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं अपने मसल्स को, ठीक है, जो कि हमारे लेग के मसल्स हैं। अच्छा, मैं इतना टेक्निकली आपको ये नहीं बता रही कि कौन से मसल्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों ने इसको कोई इतना जो है ना वो यहाँ पर नहीं डिस्कस करना। जैसे कि आप बंदा अपने मूव कर रहा है अपने हिप के फ्लेक्सर्स को, ठीक है, वो क्या करता है हिप के फ्लेक्सर्स को जब मूव कर रहा है यहाँ पर उनको जो है वो स्ट्रेच कर रहा है, तो अगर होम स्ट्रेचिंग कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो अपना पाँव जो है ना वो स्टूल के ऊपर रख ले, ताकि जो है ना उसका जो डिस्टल एंड है ना वो हमारे पास क्या रहे, स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। अगर वो अपने हैमस्ट्रिंग्स को कर रहा है, ठीक है, एक्जैक्टली स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग का कर रहा है, या फिर जो है वो हमारे पास क्वाड्रिसेप्स का कर रहा है, हमें पता है कि 2 जॉइंट मसल्स होते हैं, ठीक है, तो इसका जो है वो क्या कहते हैं डिस्टल एंड स्टेबलाइज्ड है, और उसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो इस टाइम पे मूव हो रहा होता है, वो इलोंगेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है कि रिवर्स ओरिजिन इंसर्शन की एक एप्लीकेशन भी जो है ना वो हमारे पास आती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने थोड़ी सी बात इसकी बिल्कुल इधर उसने यहाँ पर थोड़ी सी बात किया हुआ है कि ओरिजिन मूव द insertion may remain relatively fixed and the structure of the origin move, in which case the muscle is said to work with reversed origin and insertion, ठीक है। तो ये बात आपको आई होप कि समझ आ रही होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि मसल फाइबर अपने आर्किटेक्चर में भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा होता है। कुछ फाइबर्स की फ्यूजिफॉर्म अरेंजमेंट होती है, ठीक है, कुछ हमारे पास अरेंजमेंट उनके अंदर हुई होती है, पैरेलल हुई होती है, सीरीज में हुई होती है, और ये यूजली डिपेंड कर रहा होता है कि किस मसल का क्या एक्शन है, किसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है, टेंडन्स की गिरत उनकी अलग होगी, उसकी जो है ना वो कुछ मसल्स हमारे पास परपेंडिकुलरली जो है ना वो अटैच हुए होते हैं, कुछ फ्लैपी होती है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने जनरल एनाटॉमी में पढ़ी है, इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही। वही बात जो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताई थी वो ये थी कि पावर ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मसल फाइबर स्टिमुलेटेड। जितने ज़्यादा मसल फाइबर, जितने ज़्यादा मोटर यूनिट स्टिमुलेट होंगे, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन जब परफॉर्म हो रही है, हम कह रहे हैं फाइबर स्टिमुलेट हो रहे हैं। फाइबर स्टिमुलेट कब हो रहे हैं? जब उसके पास ऑब्वियसली कोई नर्व इम्पल्स आ रही है, उसके पास कोई सिग्नल आ रहा है, तो ही फाइबर स्टिमुलेट हो रहे हैं। जितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा उतने अच्छे से फाइबर स्टिमुलेट होंगे। तो यहाँ पर नर्व सप्लाई वेरी करती है। अब नर्व सप्लाई की यहाँ पर उसने एक इंपॉर्टेंट छोटी सी बात बताई हुई है कि मोटर यूनिट क्या होते हैं। हमें पता है कि एक नर्व इम्पल्स, ठीक है, और जिस मसल फाइबर्स को वो स्टिमुलेट कर रही होती है उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, पूरे ग्रुप को हम क्या कह रहे होते हैं, दैट इज अ मोटर यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास ये छोटी सी एक बात यहाँ पर थी, ठीक है। अब एक पाथवे उसने जो है ना वो थोड़ा सा रफली डिस्कस किया हुआ है, जिसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ऐसे कोई डिस्कस नहीं किया हुआ है। वो कहते हैं कोई भी सेंसिटिव स्टिमुलेट आता है, ठीक है, स्टिमुलस आता है, हमारा जो CNS के डिफरेंट सेंटर्स बने होते हैं वो उस सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, सिग्नल जो है ना वो डिफरेंट तरह के CNS में सेंटर होता है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स के लिए अलग सेंटर है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट सेंटर्स मौजूद होते हैं हमारे CNS के अंदर, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अच्छा, CNS से मुराद सिर्फ ब्रेन ही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ऑब्वियसली हम सबको पता है। तो हमारे डिफरेंट सेंटर्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरह के रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स के लिए अलग होगा, इसी तरह जो भी हमारे पास अदर रिफ्लेक्सेस होते हैं उनके लिए अलग होगा, ऑटोजेनिक इनहिबिशन उसके लिए अलग होगा, ठीक है। अब हमारे पास CNS से सिग्नल आया स्पाइनल कोड के एंटीरियर हॉर्न सेल्स के बाद, एंटीरियर हॉर्न सेल्स ने इफरेंट इंपल्सेस को रिलीज किया, ठीक है। उसने आगे जाकर सिग्नल किसको भेजा, इफेक्टर ऑर्गन्स जो कि मसल्स है उनको भेजा, और मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है। यही एक बात उसने जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से इतने ही लंबे पैराग्राफ में उसने यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस की हुई है, जो कि मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास जो है ना वो देखें मसल्स आर सप्लाइड बाय द नर्व्स, उसने ये बात की दी है। सेंसरी और मोटर फाइबर्स होते हैं, फिर उसने स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स और डिफरेंट तरह की बातें की है, ठीक है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसने मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज सप्लाइज, उसकी बात की है कि इसको हम लोग मोटर यूनिट कहते हैं। जितने ज़्यादा एक्टिवेट होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जब ये एक्टिवेट होगा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसके अंदर कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप लोगों को याद रखने वाली नहीं है। अच्छा, यहाँ पर उसने सेंसरी रिसेप्टर्स की वही बात की जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल पैसिव स्ट्रेचिंग को करने के लिए अलग है, पोस्चर रिफ्लेक्सेस के लिए अलग है, डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, पेन, डीप प्रेशर फाउंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो CNS में प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर जो है ना वो सिग्नल एक्टिवेट करता है। उसके बाद वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो हमें स्ट्रेच रिफ्लेक्स की एक एग्जांपल देता है। वो कहता है कि जो भी हमारे पास मसल्स एक्टिव होते हैं, अच्छा स्ट्रेच रिफ्लेक्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे, और इसको हम लोगों ने मज़ीद बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रेच रिफ्लेक्स के बारे में बताती हूँ कि ये होता क्या है। जब भी मसल स्ट्रेच हो रहा होता है, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है कि मसल को बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज, ठीक है, बियॉन्ड इट्स नॉर्मल कैपेबिलिटी हम लोग जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रेच कर रहे होते हैं, ठीक है, बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज जब हम उसको मूव कर रहे होते हैं। तो इस केस में
मसल को इंजरी से बचाने के लिए, ठीक है, इंजरी से बचाने के लिए जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट होता है और वो प्रिवेंट करता है उस मसल को इलोंगेट ना हो, जिसके लिए वो उस मसल में इंक्रीज टेंशन जनरेट करता है, उसमें टेंशन जनरेट होती है, एज अ रिजल्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स का काम क्या होता है, अगर मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है वो उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, एज अ रिजल्ट टेंशन इंक्रीज करके जो है ना उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा देगी, यानी ये रेजिस्ट करता है स्ट्रेचिंग को, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट वेट लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में हमें पता है फ्लेक्सर एक्सटेंसर्स काम कर रहे होते हैं। अच्छा, फ्लेक्शन के दौरान जब भी बाइसेप का वर्क कर रहा है और जब भी फ्लेक्शन हो रही है वेट लिफ्टिंग के दौरान, तो वो तो एक आसान सी बात है, वो तो ईजी कर लेगा, लेकिन जब वो नीचे वापस लेके आ रहा है और जब एक्सटेंसर्स वर्क कर रहे हैं उस दौरान हो सकता है कि वो इतना वेट ही बेयर ना कर सकते और उसके हाथ से गिर जाए, मसल जो है ना यहाँ से टीयर हो जाए हैंड के, ठीक है, जो भी हमारे पास फोरआर्म के मसल्स होते हैं उनका इंसर्शन यहाँ से डैमेज हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है जो कि उसको बियॉन्ड दैट नॉर्मल रेंज नहीं जाता और कंट्रोल्ड पैटर्न में मूवमेंट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। तो यही बात उसने जो है ना वो पूरी यहाँ पर डिस्कस की हुई है कि हमारे पास काफ़ी स्ट्रेच रिसेप्टर टेंडेंस होते हैं, स्टिमुलेट प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग व्हिच रिजल्टेड टू द इनहिबिशन ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी बातें इसके अंदर आ गई हैं। तो इसके अंदर अब कुछ भी बात जो है ना वो हमारे पास इस पूरे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ ली। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।